हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम तोरू दत्त का एक शॉर्ट और सिंपल पोम पढ़ेंगे जिसका नाम है सीता। अगर आप हिंदू हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से माँ सीता की कहानी को जानते होंगे, या तो आपने खुद कभी रामायण पढ़ा होगा, जिसे अगर इंग्लिश के पोम के कैटेगरीज में डाला जाए तो वो एक लॉन्ग एपिक कहलाएगा। रामायण में जो उत्तरकांड है जिसमें डिस्क्रिप्शन है कि जब राम जी रावण को मार कर वापस अयोध्या लौटते हैं तो वहां पर एक धोबी प्रश्न करता है कि कैसे राम अपनी बीवी को स्वीकार कर ले रहे, अपनी वाइफ को रख ले रहे हैं, जबकि वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आई हैं। और वो सीता माँ के चरित्र पे सवाल उठाता है और उसके बाद ही राम जी सीता माँ को त्याग देते हैं और सीता माँ वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर रहती हैं। तो रामायण का यही अध्याय एक माँ अपने 3 बच्चों को सुना रही हैं। जिन्होंने भी तोरू दत्त की पोएट्री कभी भी पढ़ी होगी तो वो समझते होंगे कि वो उन शुरुआती पोएट्स में से एक हैं जिन्होंने इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन को इंग्लिश लैंग्वेज में शो करने की कोशिश की। मतलब यूँ कह सकते हैं कि उनकी पोएट्रीज, उनके पोम्स एक ब्रिज की तरह काम करते हैं जो इंडियन और वेस्टर्न कल्चर को, इंडियन कल्चर और वेस्टर्न लैंग्वेज को कनेक्ट करने का काम करती हैं। तोरू दत्त जिनका बहुत ही शॉर्ट लाइफ था, फ्रॉम 1856 टू 77। उनका जन्म गोविंद दत्त के घर में हुआ था। वो उनकी तीसरी और सबसे छोटी संतान थी, सबसे छोटी बेटी थी और उनका नाम था तोरूलता। वैसे तो इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, पर 1862 में पूरा परिवार बैप्टाइज हो जाता है, मतलब क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। वो 1869 में यूरोप जाती हैं और करीब 1 साल वो फ्रांस में रहती हैं, 3 साल वो इंग्लैंड में रहती हैं और उसके बाद 1873 में वापस इंडिया लौटती हैं। इंडिया वो 4 साल ही रहती हैं कि उसके बाद उन्हें कंजम्पशन हो जाता है। कंजम्पशन इज द अदर नेम फॉर टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, और उस वक्त इस बीमारी का कोई खास इलाज होता नहीं है, तो जिसके कारण से 1877 में इनकी डेथ हो जाती है। वो सिर्फ 21 साल की होती है जब उनका डेथ हो जाता है और इतने कम उम्र में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी कविताएं लिखी होती हैं। वो एज अ पोएट मैच्योर कर रही ही होती हैं कि उनके रास्ते में मौत आ जाता है और उन्हें इस दुनिया को, पोएट्री को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ता है। उनके सारे ओरिजिनल पोएम्स के कलेक्शन का नाम है एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ये जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म के हिसाब से, स्टाइल, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये पोएम एक बैलेड बिल्कुल नहीं है, लेकिन बैलेड का एक कैरेक्टरिस्टिक ये कैरी करता है एंड दैट इज सब्जेक्ट। मीन्स जिस तरह बैलेड में स्टोरी नैरेट की जाती है उस तरह से इस पोएम में भी एक स्टोरी के फॉर्म में बात कही गई है। वो उन इंडियन इंग्लिश पोएट्स में से एक हैं जिन्होंने इंडिया की लोक कथाओं का, इंडिया के मिथ्स का बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। ना मिथ्स क्या होता है? वैसी स्टोरीज, वैसी कहानियाँ जो लोग सही मानते हैं पर उनका कोई खास प्रूफ नहीं होता है। हमारे लिए राम जी का होना, सीता माँ का होना, रामायण के सारे कैरेक्टर्स का होना उतना ही सच है जितना सच हमारा जीना है, हमारा अस्तित्व है, हमारी एग्जिस्टेंस है। लेकिन अगर कोई इसे नहीं मानता है तो उसे प्रूफ भी नहीं किया जा सकता, तो ऐसी बातों को मिथ्स के अंडर में रखा जाता है। जैसे इस पोएम में तोरू दत्त ने सीता माँ की स्टोरी के एक एस्पेक्ट को हाईलाइट किया है। सिर्फ वही चीज़ नहीं, उन्होंने एक और बात समझाने की कोशिश की है कि एक माँ की गोद में जब कोई सोता है तो उसमें सुकून होता है। सुकून के साथ साथ जब वो माँ के उन नाइट टाइम स्टोरीज को सुनता है तो उसमें उसे ज्ञान भी प्राप्त होता है। एक वुमेन के सैक्रिफाइस को भी समझाने की कोशिश तोरू दत्त ने की है। ये पूरा पोएम टोटल 22 लाइन्स का है, जिसमें शुरू में 4 क्वाट्रेन्स हैं। क्वाट्रेन कहते हैं स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स, तो यानी कि शुरू के 4 स्टैंजा 4-4 लाइन्स के हैं और लास्ट में 3 कपलेट है। कपलेट कहते हैं स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स का, यानी कि लास्ट के 3 स्टैंजा 2-2 लाइन्स के हैं, तो टोटल मिला करके 7 स्टैंजाज हो जाते हैं। और हाँ, अगर आप MEG 7 के स्टूडेंट्स हैं और आप इग्नू से मास्टर्स कर रहे हैं और आपको MEG 1, 2, 3, 7 किसी भी सब्जेक्ट पे नोट्स चाहिए, आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन्ड है। और हाँ, इस पोएम को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहें तो मेरा UPI ID डिस्क्रिप्शन में दिया है, QR कोड यहाँ पर मेंशन्ड है। आप जाकर अपना डिजायर्ड अमाउंट सेंड कर सकते हैं एज अ टोकन ऑफ योर सपोर्ट और अप्रिशिएशन। चलिए तो अब लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं और जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तभी हम इसके राइम स्कीम्स,
फिगर्स ऑफ स्पीच जो इसमें यूज हुए हैं वो सब कुछ साथ साथ समझ लेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वाट्रेन और द फर्स्ट स्टैंजा। Three happy children in a darkened room. What do they gaze on with wide open eyes? A dense, dense forest where no sunbeam pries, and in its center a cleared spot. There bloom. आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि ये स्टैंजा खत्म हो गया है, लेकिन सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ है। वो सेकंड स्टैंजा तक रन करेगा, या हम कह सकते हैं कि इस पोम की 5th लाइन में कंटिन्यू करेगा यही लाइन जो देयर ब्लूम से स्टार्ट हुआ है। एंड दिस लिटरेरी डिवाइस इज कॉल्ड इंजैममेंट और रन ऑन लाइन। और जो भी लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ यूज हुए हैं उन सब पे मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पोम में 3rd पर्सन नैरेटिव टेक्निक यूज हुआ है। मीन्स जो नैरेटर है, जो स्पीकर है, जो ये स्टोरी नैरेट कर रहा है, वो उस स्टोरी का कैरेक्टर नहीं है। तो स्पीकर हमें बता रहे हैं कि 3 खुशहाल बच्चे और वो एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं। और उसके बाद आप देख रहे हो कि फर्स्ट सेंटेंस के एंड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। तोरू दत्त ने बहुत जेनरसली इस पोएम में पूरा एक्सक्लेमेशन मार्क्स या क्वेश्चन मार्क्स यूज किया है। सेकेंड लाइन में ही आप देखिए क्वेश्चन मार्क है, और ऐसे क्वेश्चंस को रेटोरिकल क्वेश्चंस बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में आप किसी से आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते, बस अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए, एक अलग ढंग से रखने के लिए आप क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। 3 खुशहाल बच्चे हैं जो एक अंधेरे कमरे में हैं और वो गेज ऑन माने बहुत ध्यान से कुछ देखना, कहीं पे कुछ जैसे इंटरेस्टिंग हो रहा हो तो अपनी खुली आंखों से वो क्या देख रहे हैं इतनी ध्यान से? वो देख रहे हैं कि एक घना घना जंगल है जहाँ पे कोई भी सन की रोशनी प्राई नहीं कर सकती। प्राई वर्ड की मीनिंग होती है टू एंटर सीक्रेटली। तो सन कोई इंसान तो नहीं जो चुपचाप दबे पांव घुस जाएगा सीक्रेटली। तो यहाँ पे सन की किरणों को, सन के बीम को एक ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स दी जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ सन के बीम को या सन को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। तो स्पीकर कह रहे हैं कि बच्चे घने घने जंगल देख रहे हैं जहाँ पे सन की कोई रोशनी भी ना पहुँच सके, इतना डेंस फॉरेस्ट है। और उस घने जंगल के बीच में एक क्लियर्ड स्पॉट है, मतलब उस घने जंगल के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर उतने पेड़ नहीं, पेड़ को हटाकर कुछ लोग रहते हों। और हाँ, 3rd लाइन में एक लिटरेरी डिवाइस, एक रेटोरिकल डिवाइस यूज हुआ है, दैट इज पेलिलॉजी। क्या होता है? तो जब हम वर्ड्स को या फ्रेजेस को अगल बगल साथ साथ रिपीट करते हैं एम्फसाइज करने के लिए, तो यहाँ पे तोरू दत्त ने डेंस 2 बार यूज हुआ ये समझाने के लिए कि वो जो जंगल था वो बहुत बहुत घना था। ना आगे सेकंड स्टैंजा पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके इंटरनल मीनिंग को और अच्छे से समझेंगे। There bloom gigantic flowers on creepers that embrace tall trees. और वहाँ पर उस जंगल के बीच में जो वो क्लियर स्पॉट था, वहाँ पे बहुत सुंदर, जिजेंटिक वर्ड का मतलब होता है बहुत विशाल, बड़े, तो बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स क्रीपर्स पे खिले थे। क्रीपर कहते हैं उस प्लांट को जो किसी दूसरे पेड़ पे या किसी दूसरे स्ट्रक्चर पे चढ़ता है। तो वो जो बड़े बड़े फूल जिन क्रीपर्स पे खिले थे, वो क्रीपर्स बड़े बड़े पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे। देयर, वहाँ पर, इन अ क्वाइट ल्यूसिड लेक, ल्यूसिड मतलब होता है क्लियर, तो वहाँ जंगल के बीच में वो जो क्लियरिंग थी जहाँ पे कुछ लोग रहते थे, वहाँ पे एक बहुत ही साफ लेक था, वहाँ बहुत शांति थी। द वाइट स्वॉन्स ग्लाइड, स्वान एक प्रकार का चिड़िया होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड, और स्वान शांति का भी प्रतीक होता है। तो वहाँ पे वाइट, अगेन वाइट भी शांति का प्रतीक होता है। सारे वर्ड्स को तोरू दत्त ने इस तरह से चूज़ किए हैं जो हमारे माइंड को एक कामिंग इफेक्ट दे, एक बहुत ही शांत सी क्वाइट सेटिंग को क्रिएट करने की उन्होंने कोशिश की है। इस लेक में क्या है? तो सफ़ेद रंग के स्वान ग्लाइड कर रहे हैं। देयर वरिंग फ्रॉम द ब्रेक। ना वरिंग का मतलब होता है मेकिंग अ लो कॉन्टिन्यूअस रेगुलर साउंड, लगातार एक आवाज़ निकालना। और ब्रेक मतलब होता है मार्शी लैंड। मार्शी लैंड कहते हैं दलदल वाली ज़मीन जहाँ पर एक तरह के बहुत सारे पौधे उगे हों। वैसे दलदल में कुछ पिकॉक है जो आवाज़ निकाल रहे हैं। और स्प्रिंग वर्ड का मतलब होता है टू जंप क्विकली, उछलना, कूदना। तो पिकॉक कूद रहे हैं और तरह तरह के आवाज़ निकाल रहे हैं। तो बेसिकली तोरू दत्त उस नेचुरल सेटिंग को डिनोट कर रही है, वो नेचुरल सेटिंग जहाँ पे सीता माँ उस वक्त रहती थी जब उन्हें राम जी ने अपने घर से, अपने महल से निकाल दिया था। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद उनके 2 बेटे होते हैं, लव और कुश।
उन दोनों बेटों के साथ सीता माँ वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती थी। क्योंकि वो पवित्र थी तो उनके आसपास की वो सराउंडिंग भी अपने आप ही उतनी पवित्र हो गई थी। और नेचर की ब्यूटी को बहुत ही अच्छे से तोरू दत्त ने यहाँ डिस्क्राइब किया है। देयर हर्ड्स ऑफ वाइल्ड डियर रेस, और वहाँ झुंड के झुंड जंगली डियर यानी हिरण चारों तरफ दौड़ते रहते थे। और वो जो जंगल का क्लियरिंग था जहाँ पे धूप भी आती थी, उतने घने पेड़ भी नहीं थे, वहाँ पे कुछ ग्रेन्स लगाए गए थे। तो पहले जो साधु वगैरह के आश्रम होते तो वो इसी तरह जंगल के किनारे या जंगल के बीच में होते थे और उनका उतना इलाका, वहाँ पे कोई घने पेड़ नहीं होते थे, लेकिन वहाँ पे लोग खेती तो करेंगे क्योंकि वहाँ के लोग क्या खाएंगे। तो वहाँ फसल लगे हुए थे, ग्रेन्स लगे हुए थे जो हवा से ऐसे वेव करते थे और ग्रेन्स राइप हो चुके थे, इसलिए येलो वर्ड यूज़ किया टू डिनोट दैट द ग्रेन्स वर राइपेंड। और ग्लीम मतलब तो जानते ही होता है चमकना। जो पीले ग्रेन्स थे वो चमक रहे थे। देयर ब्लू स्मोक फ्रॉम स्ट्रेंज ऑल्टार्स राइजेस लाइट। ना ऑल्टर कहते हैं वो मंडप को, पूजा की वेदी को जहाँ पे हवन यज्ञ इत्यादि किया जाता है। तो चूंकि वो वाल्मीकि जी का आश्रम है जहाँ सीता माँ रहती हैं तो वहाँ पर यज्ञ हर तरफ हो रहा होता है और उससे कुछ धुआं निकलता है, ब्लू स्मोक ऐसा लिखा हुआ है। और उसमें से जो रोशनी होती है, जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उससे चारों तरफ रोशनी भी होती है। There dwells in peace the poet Anchorite. Anchorite वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो दुनिया से अलग कहीं शांति पूर्वक रहता है ड्यू टू सम रिलीजियस रीजंस, जिसे हम हिंदी में सन्यासी कहते हैं। तो ये वही जगह है जहाँ पे वो पोएट एंकराइट रहते हैं। ना वाल्मीकि जी से ही इसका जिक्र है कि वाल्मीकि जी ही एक पोएट भी रहते हैं और रामायण की पूरी रचना उन्होंने ही की है। और उतनी बड़ी रामायण की बुक पूरी एक कविता है, एक इपिक फॉर्म में है। फर्दर तोरू दत्त ने एक रेटोरिकल क्वेश्चन रखा है, बट हु इज दिस फेयर लेडी? और ये फेयर लेडी है कौन? एक्चुअली वो सीता माँ है, हम सब जानते हैं। पर मैंने आपको शुरू में ही बताया कि उन्होंने बहुत जेनरसली क्वेश्चन मार्क्स और मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज़ किया है। तो एक माँ है जो अपने 3 बच्चों को कहानी सुना रही है कि एक बहुत घना जंगल है, उसके बीच में एक जगह है जहाँ एक सन्यासी का आश्रम है, जहाँ पे बहुत सारे हिरण हैं, लेक है जहाँ स्वान्स ग्लाइड करते हैं, पिकॉक्स हैं, मतलब चारों तरफ नेचर एट इट्स बेस्ट है। और वहाँ पे ये महिला कौन है? तो बच्चों को वो एक सस्पेंस के टोन में सुना रही है कि आप बताओ कि वहाँ पे उस आश्रम में वो फेयर लेडी कौन है। तो अगर बच्चों ने कभी ये कहानी सुनी होगी तो वो गेस करेंगे और बोलेंगे कि अरे वो तो सीता माँ। नॉट इन वेन शी वीप्स। इन वेन मतलब बेकार का। तो पोएट ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो जो फेयर लेडी है वो बहुत रो रही हैं, पर वो बेकार का नहीं रो रही। शी इजंट क्राइंग विदाउट एनी पर्पस। उनके जो आंसू हैं वो एक दुख को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो दुख जो शायद उन्हें इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पति भगवान श्री राम ने उन पर भरोसा नहीं किया, या भरोसा किया भी तो समाज की बातों को ध्यान ज़्यादा दिया अपने वाइफ के सफरिंग से। लो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, लो एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये एक इंटरजेक्शन वर्ड है और ये यूज़ तब किया जाता है जब हमें अटेंशन सीक करना होता है या किसी वंडर या सरप्राइज़ को एक्सप्रेस करना होता है। तो यहाँ पे पोएट ये कह रही हैं कि उस फेयर लेडी की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो बहुत रो रही थी, पर उसके दुख का कारण था वो बेकार में रो रही थी या दुखी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन सरप्राइज की बात यह है, फॉर लो मीन सरप्राइज की बात यह है, एट एवरी टीयर शी शेड्स, लेकिन सीता माँ के आंखों से जितने आंसू निकल रहे थे, टीयर्स फ्रॉम 3 पेयर्स ऑफ यंग आईज फॉल अमे। अमे वर्ड का यहाँ पर मतलब है एट फुल स्पीड, अचानक से, पूरे स्पीड के साथ। तो जितने आंसू उस महिला के आंखों से गिर रही थी, उस सीता माँ के आंखों से गिर रही थी, उतने ही आंसू इन 3 पेयर्स ऑफ आईज से निकल रहे। तो 3 पेयर्स ऑफ आईज मतलब उन 3 बच्चों की 2-2 आँखें। तो बेसिकली तोरू दत्त ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो जो माँ थी जो अपने बच्चों को कहानी सुना रही थी, वो इतने अच्छे से चीज़ों को डिस्क्राइब कर रही थी कि जब उन्होंने सीता माँ के रोने का डिस्क्रिप्शन किया, उनके दुख का डिस्क्रिप्शन किया, वो उन बच्चों को इतने अच्छे से समझ में आ रहा था। वर्ड्स के थ्रू उनके माइंड में पूरा पिक्चर क्रिएट हो रहा था और जैसे वो अपने मन में सीता माँ के दुख को देख रहे थे, उसे महसूस कर पा रहे थे। और जैसे जैसे वो रो रही थी, उनके दुख का डिस्क्रिप्शन उनकी माँ कर रही थी, ये बच्चे भी पूरी तरह से दुखी होकर रो रहे थे। एंड बोर्ड मीन्स झुका हुआ। एंड बोर्ड एंड सॉरो आर द 3 यंग हेड्स, और इन 3 बच्चों के सर दुख से झुक गए थे।
It is an old story and the lay which has evoked sad Sita from the past. ये एक बहुत ही पुरानी कहानी है. ओल्ड स्टोरी. तो ओल्ड तो अगेन वर्ड्स अगल बगल रिपीट हो रहे हैं एम्फसाइज करने के लिए. ये कहानी बहुत पुरानी है. तो यहाँ पे अगेन पैलिलॉजी का यूज़ हो रहा है. और वो बच्चे जो लेटे हुए, दे आर लाइंग डाउन, शायद वो अपनी मदर के गोद में सोए हों या बगल में सोए हों. और शुरू में ही मेंशन था दैट इट इज़ अ डार्केंड रूम. तो शायद रात का वक्त है, सोने का टाइम हो गया है बच्चों का. तो उन्हें सुला रही हैं माँ, रूम को पूरा अंधेरा करके. बच्चे वहाँ पे लेटे हुए हैं और वो एक बहुत पुरानी कहानी सुना रही, जिस कहानी ने उस सैड सीता को, उस उदास सीता माँ की उस स्टोरी को जैसे पास्ट से इवोक कर दिया हो, जीवंत कर दिया हो उन बच्चों के सामने. एंड दैट स्टोरी इज़ संग बाय अ मदर. और फिर डॉट है, मतलब कि उसके आगे फिर वो माँ कुछ और कहानी सुनाना चाहती हैं, कुछ सुना ही रही हैं कि तभी इट इज़ हश्ड एट लास्ट. हश वर्ड का मतलब होता है किसी को कुछ बोलने से रोक देना या रोने से रोक देना. उसे रोक दिया जाता है शायद उसके हस्बैंड के द्वारा. और इस लाइन के थ्रू शायद तोरू दत्त इस बात को बताने की कोशिश की जा रही है कि एक वुमेन जो कभी भी अपने दर्द को अगर एक्सप्रेस करना चाहती हैं या अपने जैसे किसी और औरत के फीलिंग को, सैडनेस को एक्सप्रेस करना चाहती है, तो उसे चुप कर दिया जाता है. एंड मेल्ट्स द पिक्चर फ्रॉम देयर साइट अवे. जब माँ को उनकी स्टोरी सुनाने से रोक दिया जाता है किसी के द्वारा, तो बच्चों के माइंड में वो जो पूरा पिक्चर क्रिएट हो जाता है, द पिक्चर ऑफ सीता सेकेंड एग्जाइल मतलब देश निकाला होना. तो सीता को अयोध्या से दूसरी बार निकाल दिया जाता है. तो जो पूरा दृश्य बच्चों के माइंड में क्रिएट होता है वो धीरे धीरे फेड हो जाता है. येट शैल दे ड्रीम ऑफ इट अंटिल द डे. लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या वो बच्चे बाद में चलकर फिर से कभी इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे. ये सारे डिस्क्रिप्शंस, वो सीता जी का जो दुख था या वुमेन के जो सफरिंग्स है, जो सेल्फलेस लव होता है एक माँ का, क्या इन चीज़ों के बारे में कभी वो बच्चे दोबारा माइंड में सोचेंगे, ड्रीम करेंगे. और उसके बाद का जो ये लास्ट का कपलेट है, ये थोड़ा ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर है. मीन्स जैसे स्पीकर, पोएट तोरू दत्त खुद अपने बारे में एक बात कह रही हूँ. तो शुरू का पूरा जो पोएम था, शुरू के 20 लाइन्स वो थर्ड पर्सन नैरेटिव में लिखे गए थे, और जो लास्ट का 2 लाइन्स है ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा गया हो. जैसे व्हेन शैल दोज चिल्ड्रन बाय देयर मदर्स साइड गैदर मी एज अर्स्ट एट इवेंट्यूड. अर्स्ट मतलब होता है फॉर्मली इन द पास्ट में, और इवेंट्यूड मतलब इवनिंग. तो वो कह रही है कि वो 3 बच्चे फिर कब अपनी माँ के साइड में इस तरह से बैठेंगे. मैं कब बैठूंगी, शाम का वक्त होगा और मैं अपनी माँ के गोद में सोई होंगी सर रखकर. तो शायद ये जो 3 बच्चे हैं ये और कोई नहीं बल्कि तोरू दत्त और उनके 2 भाई बहन हैं. जैसा हम जानते हैं तोरू दत्त के एक बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी, जिन दोनों का डेथ तोरू दत्त से पहले ही हो चुका था. शायद तोरू दत्त अपने भाई बहनों को बहुत मिस करती होंगी, उस टाइम को बहुत मिस करती होंगी जब वो अपनी माँ से तीनों साथ में बैठकर कहानियाँ सुना करते होंगे. पोएम के बहुत सारे थीम्स में एक थीम लॉन्गिंग भी है. लॉन्गिंग मीन्स अ डीप डिज़ायर, एक तीव्र इच्छा कि वापस से वो दिन वापस आ जाएं, लौट जाएं, जब ये तीनों भाई बहन साथ में बैठें. वो बचपन के दिन जब हम साथ में बैठकर माँ से रात के वक्त कहानियाँ सुना करते थे, वो दिन पता नहीं वापस फिर कब आए. फिर सेक्लूजन का भी थीम हो सकता है. जैसे सीता माँ अपने परिवार से दूर सिर्फ अपने 2 बेटों के साथ अकेले आश्रम में रहती थी वाल्मीकि जी के यहाँ पे, तो उस चीज़ को भी डिस्क्राइब कर रहा है ये पोम. फिर वो चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया, वो बचपन की यादें, जब भी हम किसी बच्चे को देखते हैं खेलते हुए अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से चुपचाप रात में शाम में बैठकर बेड टाइम स्टोरी सुनते हुए, तो हमें भी हमारा बचपन बहुत याद आता है. फिर ग्रीफ को भी डिनोट करता है वो दुख जो वो माँ फील कर रही थी जब वो अपने बच्चों को स्टोरी सुना रही थी. सीता माँ का दुख जो सीता माँ के आंखों में आंसू ला रहा था, उन्हें उदास कर रहा था. और उनकी कहानी सुनकर इन 3 बच्चों के अंदर जो वो दुख पैदा हो रहा था, यह हम कह सकते हैं कि बहुत ब्यूटीफुली तोरू दत्त ने इस पोम के थ्रू नेचर को और लाइफ को ज्वाइन किया है और नेचुरल ब्यूटी को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है. और आज के समय में जो थीम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्टोरीज़ जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा इमेजिनेशन पावर बढ़ता है.
तो उनकी माँ जिन जिन चीज़ों को डिस्क्राइब कर रही थी, उन चीज़ों का एक पिक्चर उन बच्चों के माइंड में आ रहा था ना। जहाँ तक मीटर की बात है, इस पोएम में आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ हुआ है। अगर आप इस मीटर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, मैंने उस पर पूरा वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब फाइनली हम राइम स्कीम डिस्कस करते हैं। पहले वाले स्टैंजा की राइम स्कीम है ABBA। इसी तरह आगे के 4 लाइन के हैं CDDC, देन है EFFE। चौथा स्टैंजा है, उसकी राइम स्कीम है GHGH। ना आप सोचेंगे कि जो H हमने जहाँ मार्क किया अमेन, तो लास्ट में न साउंड है, लेकिन नहीं, उसे हम प्रोनाउंस करते हैं अमे, ए, ले के जैसा वो मैच कर रहा है, इसलिए इन दोनों का हमने HH सेम लेटर से मार्क किया है। तब फिर जो लास्ट के तीनों कपलेट्स हैं वो सब राइमिंग कपलेट्स हैं, मतलब ये हर एक कपलेट का लास्ट का साउंड सेम है। आई उसी तरह से फिर JJKK। पोएम की राइम स्कीम हो गई ABBA, CDDC, EFFE, GHGH, IIJJKK। सो गाइज, होप आपको ये पूरा पोएम अच्छे से समझ में आ गया हो, और आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरा QR कोड यहाँ पर मेंशन्ड है। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट्स रह गए हों, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज या इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप इन सब्जेक्ट्स पे ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो उसकी फ़ी वगैरह हम डिस्कस कर सकते हैं ऑन माई email ID।